नमस्कार दोस्तों, निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के स्मार्ट स्ट्रेटजीज, लेटेस्ट अपडेट्स एंड शेयर मार्केट न्यूज़ की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। जैसा कि थंबनेल से आपको समझ पता ही चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट बिगनर्स की। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बिगनर्स, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ पे मैं किसी भी तरह के शेयर्स के बाय या रिकमेंडेशन या शेयर कौन सा अच्छा, मार्केट में कौन से शेयर्स हमें वॉच करने चाहिए या किन किन शेयर्स को हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ये टॉपिक उससे थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, या स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। एक बिगनर्स के लिए स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसमें प्लेयर्स और एंटिटीज़ हैं जो स्टॉक के लिए, जिसमें हम स्टॉक बाय करने पर हमें हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज और अकाउंट्स होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला है शेयर मार्केट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मॉड्यूल है, इसमें टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं। 10 मॉड्यूल्स में से मैंने हर मॉड्यूल्स पे, हर एक लेक्चर के लिए 2 मॉड्यूल्स लिए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 लेक्चर्स होने वाले हैं, और आज ये पहला लेक्चर 10 से 15 मिनट के बीच का हो सकता है। तो हर लेक्चर 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें बेसिक इन्फो अबाउट स्टॉक मार्केट, जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट का मतलब भी नहीं पता, स्टॉक मार्केट क्या है, क्या काम करता है, स्टॉक कैसे ख़रीदा जाता है, क्यों ख़रीदा जाता है, या स्टॉक ख़रीदने का प्रोसीजर क्या होता है, या क्या उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं स्टॉक को डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए या स्टॉक ख़रीदने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला मॉड्यूल है, पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। इस मॉड्यूल में 4 स्लाइड्स हैं या 4 टॉपिक्स हैं, जैसे कोर्स टाइटल, शेयर, व्हाट इज़ शेयर, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, निवेश क्यों करना चाहिए, टाइप ऑफ एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स मीन्स आपके पास शेयर मार्केट भी, शेयर आप जब कोई ख़रीदते हैं तो आप एक तरह से एसेट्स लेते हैं, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या बेसिक ऑडियो। तो और उसके बाद हमारा मॉड्यूल 2 भी आज ही कवर करेंगे, जिसमें हम बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, एससेबी क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, एवरीथिंग। ओके, तो चलिए पहला है जैसे कोर्स टाइटल, निवेश की पाठशाला, इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। तो इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट में यह कोर्स, निवेश की पाठशाला, खासकर बिगनर्स के लिए बनाया गया है। इसमें आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और कैसे सही इन्वेस्टमेंट और डिसीजन लेकर हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब कंपनी में एक ओनरशिप होता है, यानी अगर आप एक शेयर लेते हैं तो आप कंपनी में उस एक शेयर की ओनरशिप कंपनी में ले रहे हैं। अगर किसी कंपनी के 100 शेयर मार्केट में हैं और आपने एक शेयर लिया तो आपका 1% आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, यानी शेयर होल्डर हो जाते हैं। सपोज़ आपके पास एशियन पेंट, टाटा, टीसीएस, विप्रो या किसी भी एक कंपनी का शेयर है, आप उस कंपनी का एक छोटा सा ओनर हो जाते हैं। जितने शेयर होंगे आपकी ओनरशिप उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी अगर आपके 100 शेयर हैं तो आपकी ओनरशिप 100 शेयरों की होगी, आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपकी ओनरशिप 1000 शेयर की होगी। अब शेयर बाज़ार कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क? शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर मीन्स जिनको शेयर खरीदना है, बायर और सेलर जिनको शेयर बेचना है ट्रेड करते हैं, यानी क्रय विक्रय करते हैं। ब्रोकर हेल्प करते हैं बाइंग और सेलिंग में। ब्रोकर मीन्स जिनके थ्रू हम शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे कि ये जो जिनके हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, 50 पैसा, अप स्टॉक्स, एडलवाइज, नुवामा, ये ब्रोकर्स होते हैं। एक्सचेंजेस होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। नेशनल एनएससी और बीएससी, ये दो एक स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। बीएससी हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि बीएससी हमारा मुंबई में है। मुंबई में सबसे पहले शेयर के ट्रेडिंग इंडिया में मुंबई में होती थी, तो वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से खोला गया था, तो इसको इसीलिए इसको बीएससी कहते हैं। अब अब एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज हैं, यानी दो प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ उनके थ्रू
उन वहाँ पे जाकर हम शेयर्स का स्टेटस चेक करते हैं कि कौन सा शेयर्स बढ़ रहा है या गिर रहा है, या कौन सा शेयर्स हमें ट्रैक करना है या वॉच लिस्ट में लेना है। जब उनको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं BSE और NSE की प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी जिस भी ब्रोकर का हमारे पास अकाउंट होता है उस ब्रोकर का लिंक, उस ब्रोकर का जो इंटरफेस होता है या होम पेज होता है वो डायरेक्ट BSE की और NSE की साइट से लिंक होता है। तो जैसे ही BSE NSE की साइट्स में शेयर्स के रेट फ्लक्चुएट होते हैं या प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, वो हमारे उससे ब्रोकर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। वहाँ से हम बाय या सेल का कॉल या डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट लाइन है हमारा टॉपिक में, वाई शुड वी इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं। वेल्थ क्रिएशन, समय के साथ साथ अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना। इन्फ्लेशन, इंश्योर करें कि हमारे पैसे की वैल्यू घटे नहीं। पैसिव इनकम, बिना एक्टिव काम किए अर्न करें, जैसे डिविडेंड, शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है क्वार्टरली रिजल्ट में। ये वेरी करता है, कोई कंपनी साल में 1 बार करती है, कोई कंपनी साल में 2 बार, किसी कंपनी में साल भर 3 बार डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, डिपेंड करता है कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो कितना लिक्विडिटी या कितना कैश लोगों को वापस देना चाह रही है। तो इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हो। अभी तक जो हमें फादर्स या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब पेरेंट्स होते हैं, वो उनको इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैंक में FD है या बैंक में आप रेकरिंग अकाउंट है, RD है, कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट तरीके देखते हैं, या गोल्ड में थोड़ा बहुत कभी इन्वेस्ट कर दिया या गोल्ड खरीद के रख लिया, उस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप बैंक FD की बात करें या RD की बात करें तो वहाँ जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ 6% 7% होता है मैक्सिमम। सीनियर सिटीज़न के लिए वो 7.8 या 8% हो सकता है। तो बैंक FD का जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट के ऑलमोस्ट बराबर होता है। अगर हमारा सपोज़ हमारा कंट्री में इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर जो हर साल चेंज होती रहती है, हर साल घटती बढ़ती रहती है, हर क्वार्टर में घटती बढ़ती रहती है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने GST के रेट रिड्यूस किए हैं तो अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि चीज़ें सस्ती मिलने वाली हैं मार्केट में। तो इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ें कितनी, इन्फ्लेशन अगर 5% है तो इसका मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सपोज़ इन किसी भी प्रोडक्ट का, लाइक एक मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ, अगर इन्फ्लेशन हमारा 5% है तो मोबाइल का प्राइस हर साल 5% से बढ़ने वाला है। आज अगर 100 रुपये है, नेक्स्ट ईयर 105 होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 105 + 5% उस तरह से बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन महंगाई दर, जैसे खाने की सब्ज़ी है, आज अगर आलू 20 रुपये किलो है तो 5% लगकर नेक्स्ट ईयर वो 21 का हो जाएगा, उसके 5% बढ़कर उससे नेक्स्ट ईयर वो 22 के ऊपर हो जाएगा। तो हर साल 5%, अगर इन्फ्लेशन की रेट या दर 5% है, इन दैट केस ओनली। अगर वो 7% है तो 7% से हमारी चीज़ें महंगी होंगी हर साल। तो इन्फ्लेशन के बारे में ये बताने का डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि अगर बैंक हमें 7% या 6% इंटरेस्ट दे रहा है और हमारा इन्फ्लेशन उस पर 5% या 6% लग रहा है, तो इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन, अगर 7% बैंक इंटरेस्ट दे रहा है और 6% हमारा इन्फ्लेशन रेट है, तो 7% माइनस 6% इक्वल टू 1%, यानी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 1% का ही रिटर्न मिल रहा है, जो कि हमें एक्चुअल में नहीं महसूस होता, क्योंकि बैंक हमें एंड ऑफ द ईयर या जब भी हमारा FD मैच्योर हो जाता है या RD मैच्योर हो जाती है तो बैंक ने तो हमें 7% इंटरेस्ट दिया हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, लेकिन उतने ही दर से महंगाई बढ़ रही है तो हमारे को वही चीज़ जो आज हमें 100 रुपये की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वही चीज़ हमें को 105 की मिली। जब हमें हमारे 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 105 रुपये मिले तो वही चीज़ जो 100 रुपये की थी वही हमें 105 की मिली। तो हमारा को जो भी मिला, हमने जो इंटरेस्ट हमें इधर से आया वो इंटरेस्ट हमने एक तरह से इन्फ्लेशन के रूप में हमने उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में एक्सपेंस हो गया। तो हमारे हाथ में इंटरेस्ट नहीं आया, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था उस पर जो भी इंटरेस्ट मिला हमारा, वही प्रोडक्ट को ख़रीदने में हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट स्पेंड हो गया। तो इसमें हमारे को सेविंग नहीं हुई। यहाँ पे कहने का मतलब है बैंक डिपॉजिट में उतनी सेविंग नहीं होती एज़ पर कंपेयर टू म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या अदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बास्केट या वेन्यूज़ की बात करें तो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम होगा।
अब टाइप ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ एसेट्स, जहाँ डिफरेंट टाइप की एसेट्स होती हैं। स्टॉक, कंपनी में ओनरशिप लेते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड एक फिक्स रिटर्न देते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं। गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है या फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड भी एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट शेयर्स, बॉन्ड्स मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स। अब म्यूचुअल फंड और शेयर्स में डिफरेंस की बात करें तो शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर शेयर को ख़रीद लेते हैं। जैसे कि किसी कंपनी की बात करें, रिलायंस का शेयर हुआ या टीसीएस का हुआ, या किसी और भी कंपनी का, पावर, टाटा पावर का शेयर हुआ, या बैंक का किसी एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक या एसबीआई बैंक का एक इंडिविजुअल स्टॉक हमने ले लिया, तो वो तो स्टॉक डायरेक्ट हम कंपनी में ओनरशिप लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो एक फ़ंड बनाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स हो सकते हैं। वो किसी फाइनेंस कंपनी के भी हो सकते हैं, किसी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे गोल्ड लोन कंपनी होती हैं या होम लोन की कंपनियां होती हैं, वो उसमें भी लगा सकते हैं। वो आईटी कंपनी में भी लगा सकते हैं। वो पावर जनरेशन कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर सपोज़ अगर हम कोई एक म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करते हैं, उस म्यूचुअल फ़ंड, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फ़ंड में अगर 10 कंपनियों, उस म्यूचुअल फंड में एक ग्रुप ऑफ पूल कंपनीज होता है, जिसमें वो कंपनीज 10 भी हो सकती हैं, 15 भी, 20 भी, डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पर हम अगर म्यूचुअल फंड में 100 रुपये लगाते हैं, तो वो 100 रुपये, अगर म्यूचुअल फंड में 10 कंपनीज हैं तो वो 100 रुपये हमारा 10 कंपनियों में अलग अलग रेशियो में लगता है। किसी कंपनी में 7% लगा, किसी में 8% लगा, किसी में 10% लगा, किसी में 15% हिस्सेदारी हुई। तो वो मल्टीपल कंपनीज़ की ओनरशिप हमारे पास आ जाती है उस 100 रुपये की यूनिट को लेने पर। 100 रुपये में हमें एक यूनिट मिली, एक यूनिट मिली, उस एक यूनिट में हमारे पास मल्टीपल कंपनीज़ के शेयर आ गए। शेयर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड के थ्रू हमने ले लिया। तो यहाँ पे वो जो शेयर हमने म्यूचुअल फंड की स्कीम चूज़ करी है, लेकिन वो स्कीम को रन करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं जो मार्केट की, जिन्हें अच्छी समझ होती है। तो कई बार जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो डायरेक्ट इस तरह से म्यूचुअल फंड में जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे वो जो प्रोफेशनल्स जो मैनेज करते हैं फंड, उसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं, जो कि 1%, 0.5%, 0.80% होता है। एक नॉमिनल चार्जेस वो लेते हैं, और वो उस चार्जेस के बेस पर वो हमारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे को हेल्प करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बीएसई और एनएसई की शुरुआत। तो बीएसई की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1975 में हुई। यह इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। पर्पस कंपनी और इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो शेयर ट्रेड कर सकें। जब कोई कंपनी अपना पहला शेयर बेचती है, जैसे टाटा या कोई भी कंपनी, तो वो बीएसई पर ही ट्रेड होता है। एनएसई 1992 में हुआ। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यह टेक ड्रिवन रिवॉल्यूशन को लेकर है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, रियल टाइम प्राइस अपडेट्स के कारण इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि पहले हम फिजिकल शेयर लेते थे, यानी हार्ड कॉपी में, प्रिंट पेपर पे शेयर मिलते थे, तो उसको संभाल के रखना, उसे फाइल्स में रखना, उसे मेंटेन रखना आसान नहीं होता था। क्यों, कोई शेयर आपने अगर 10 साल तक रखना है या 20 साल तक रखना है, तो आपको उसको अपने लॉकर में रखना पड़ेगा, बैंक के, या घर में कहीं सेफ अलमीरा में रखना पड़ेगा। बट अब डिजिटल शेयर हो गए, तो वो शेयर्स आपके डिजिटली अकाउंट्स में डिजिटली शो होते हैं। आपको उन्हें कहीं सेव करके कहीं बैंक में या अलमीरा में नहीं रखना होता। वो आपके मोबाइल ऐप में, जिस कंपनी का डीमैट अकाउंट है उस पर होते हैं, या आपके लैपटॉप पे, जहाँ पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, वहाँ आप अपने शेयर को चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन से शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी के हैं। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, मेजर माइलस्टोन। ये थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू है। बीएसई 1875 में इस्टेब्लिश हुआ। एनएसई 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। 1992 में ही सेबी इस्टेब्लिश हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटर्स है जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग्स को रोकता है और अनफेयर प्रैक्टिस को रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब, यहाँ पर जिस कंपनी के शेयर मार्केट में ऑलरेडी लोग ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उस कंपनी के में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ उसी अपनी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए कुछ इंटरनली कुछ डिसीज़न ले लें, या इंटरनली उन्हें पता हो, इंटरनली वो किसी और को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके
किसी नॉर्मल पर्सन को या कॉमन मैन को इन्फॉर्मेशन पास करके उसको फ़ायदा करा दें अपनी कंपनी के थ्रू। तो इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग्स को और अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने का काम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। 2000 से ईयर 2000 से डीमैट अकाउंट रिप्लेस बाय द फिजिकल अकाउंट। सन 2000 से पहले हमारे पास जो शेयर्स होते थे वो फिज़िकल फॉर्म में होते थे। उसके बाद 2000 से डीमैट अकाउंट हुआ जहाँ पर हमारे शेयर्स जो हैं डीमैटेरियलाइज हो जाते हैं, यानी वो फिज़िकल फॉर्म में ना होकर डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो इनको सेफ़ रखना, अपने अकाउंट में रखना आसान होता है, डिजिटली सेफ़ होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। और शेयर अब डीमैट की सर्टिफिकेट की जगह अब हमारे को अकाउंट्स में वो शेयर्स क्रेडिट दिखाता है कि हमने ख़रीदे हैं तो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा, हमने सेल किए हैं तो हमारे अकाउंट से माइनस हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो आज के टॉपिक को दोस्तों मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। टॉपिक थोड़ा 15 मिनट से ऊपर का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, बट यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आपको यहाँ पर कोई भी आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको स्टॉक मार्केट की ABC भी नहीं पता है उसको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का आइडिया हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको इसका चैप्टर 2 या लेक्चर 2 आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर उसको थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक्स को भी आप चेक कर सकते हो और उसके से आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या शेयर मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।